रामपुर गांव में बरगद का वो पुराना पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा था जैसे 50 साल पहले था। लेकिन उसके नीचे बना मिश्रा निवास अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी इस घर की रसोई से उड़ती हुई हींग और शुद्ध घी की महक पूरे मोहल्ले को बता देती थी कि मिश्रा जी के घर में कुछ खास पक रहा है। पर आज उसी आंगन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होती है। मिश्रा जी के स्वर्गवास को 2 साल हो चुके थे। उनके पीछे रह गई थी उनकी 72 वर्ष की पत्नी सावित्री देवी और उनके दो बेटे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। रमेश शहर में एक बैंक में बड़े पद पर था। रहन सहन आधुनिक, बातें नपीतुली और चेहरे पर हमेशा एक कारपोरेट गंभीरता। उसकी पत्नी शालिनी को गांव का रहन सहन कभी रास नहीं आया। वहीं छोटा बेटा सुरेश गांव में ही रहकर खेती किसानी और गल्ले का व्यापार संभालता था। स्वभाव से थोड़ा भावुक, सीधा साधा, लेकिन अपनी पत्नी कामिनी के आने के बाद उसके सुर भी थोड़े बदलने लगे थे। जायदाद अच्छी खासी थी। गांव का बड़ा सा पक्का मकान, शहर में एक 2 मंजिला फ्लैट जिसमें रमेश रहता था, 30 बीघे उपजाऊ जमीन और कुछ पुश्तैनी जेवर। विवाद की जड़ तब शुरू हुई जब दोनों बहुओं के बीच बर्तनों की खनक और अधिकारों की लड़ाई बढ़ने लगी। शालिनी का मानना था कि चूंकि रमेश ने शहर के फ्लैट की कुछ किस्तें चुकाई हैं, इसलिए वो पूरा फ्लैट उनका हुआ और गांव की जमीन में भी आधा हिस्सा चाहिए। कामिनी का तर्क था कि सुरेश ने दिन रात एक करके गांव की जमीन को सींचा है और बूढ़ी माँ की सेवा की है, इसलिए गांव का मकान और पूरी जमीन पूरी तरह उनकी होनी चाहिए। बात बढ़ते बढ़ते उस मोड़ पर आ गई जहां दोनों भाइयों ने एक दूसरे से सीधे बात करना बंद कर दिया। दोनों भाइयों ने माँ से कह दिया कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। कार्तिक के महीने की एक गुनगुनी सुबह थी। आंगन में दो तख्त डाल दिए गए थे। गांव के सरपंच राम खिलावन और दो चार संभ्रांत बुजुर्ग गवाह के तौर पर बैठे थे। दोनों भाई आमने सामने बैठे थे, नजरें झुकी हुई। शालिनी और कामनी अपने अपने कमरों के दरवाजों के पीछे से कान लगाए खड़ी थीं। तभी बीच के कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। हाथों में लाठी लिए, सफेद सूती साड़ी पहने सावित्री देवी बाहर आईं। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन आंखों में गजब का ठहराव था। उनके पीछे उनका पुराना वफादार नौकर रामू एक बड़ा सा लोहे का संदूक और कुछ पुराने बही खाते लेकर आ रहा था। सावित्री देवी ने तख्त पर बैठते ही दोनों बेटों को देखा। उनकी आंखों में वो ममता नहीं, बल्कि एक जज की निष्पक्षता थी। राम खिलावन भाई, सावित्री देवी ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आज इन बच्चों को लगता है कि ये बड़े हो गए हैं और अपनी लकीरें अलग खींच सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ बाप का काम बच्चों को पालना है, उन्हें बांध कर रखना नहीं। लेकिन बंटवारा मेरी शर्तों पर होगा, क्योंकि इस जायदाद की नींव मेरे पति और मैंने मिलकर रखी थी। सरपंच ने सिर हिलाया। काकी, आपका फैसला ही आखिरी होगा। बोलिए, कैसे बांटना है? कामिनी और शालिनी को लगा था कि माँ रोएंगी, बिलखेंगी, पैर पकड़ेंगी कि घर मत तोड़। लेकिन माँ का ये रूप देखकर दोनों चौंक गईं। सावित्री देवी ने बही खाता खोला। सबसे पहले शहर के फ्लैट की बात करते हैं। रमेश, उस फ्लैट की कीमत आज के बाजार भाव से लगभग 80 लाख रुपए है। तुमने उसकी कुछ किस्तें दी हैं, जो करीब 15 लाख हैं। बाकी 65 लाख तुम्हारे पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से दिए थे। रमेश ने नजरें चुराई और सुरेश, माँ ने रुख बदला। गांव की 30 बीघे जमीन और इस बड़े मकान की कीमत भी करीब 80 लाख ही है। तुमने इसमें मेहनत की है, लेकिन जमीन तुम्हारे पिता की है। सब सोच रहे थे कि माँ कहेंगी फ्लैट रमेश का और जमीन सुरेश की, बात खत्म। लेकिन माँ इतनी सरल नहीं थी। मैं बंटवारा ऐसे नहीं करूं, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश, तुम्हें शहर का फ्लैट मिलता है, लेकिन उसकी पूरी मिल्कियत तब तक तुम्हारे नाम नहीं होगी जब तक तुम सुरेश को 40 लाख रुपए नगद या उसके बदले गांव की जमीन का अपना हिस्सा पूरी तरह नहीं छोड़ देते। और सुरेश, तुम्हें गांव का घर और जमीन मिलती है, लेकिन तुम्हें शहर के फ्लैट से अपना दावा छोड़ने के लिए रमेश से कोई नकद राशि नहीं मिलेगी। दोनों भाई असमंजस में पड़ गए। शालिनी अंदर से बुदबुदाई, ये कैसा उलझा हुआ बंटवारा है? सावित्री देवी ने रामू को इशारा किया।
रामू ने लोहे का बड़ा संदूक खोला। उसके अंदर से तीन छोटे छोटे स्टील के डिब्बे निकले, जिन पर भारी ताले लटके हुए थे। इन डिब्बों पर नंबर लिखे थे, 1, 2 और 3। ये क्या है माँ? सुरेश से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया। सावित्री देवी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। ये मेरे जीवन की असली कमाई है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे जो पेंशन मिलती रही और जो मेरे पुश्तैनी जेवर थे, उन्हें मैंने इन 3 डिब्बों में सुरक्षित रखा है। इसमें शुद्ध सोने के सिक्के, पुश्तैनी हार और कुछ ऐसी वसीयत है जो इस पूरे घर की जायदाद की चौगुनी कीमती है। आंगन में बैठे लोगों के कान खड़े हो गए। बहुएं खिड़की से थोड़ा और आगे सरक आईं। डिब्बा नंबर 1 में शुद्ध सोने के बिस्किट और सिक्के हैं, माँ ने कहा। डिब्बा नंबर 2 में खानदानी जेवर और हीरे की अंगूठियां हैं, और डिब्बा नंबर 3 में एक गुप्त तिजोरी की चाबी और उसके कागजात हैं, जो शहर के एक बैंक के लॉकर में है। उस लॉकर में क्या है, ये सिर्फ मुझे पता है। तो आप इसे हम दोनों में कैसे बांटेंगे? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। मैं इसे तुम दोनों में नहीं बांटूंगी, माँ ने कहा। ये डिब्बे मेरी सेवा के फल हैं। आज से मैं साल के 12 महीनों को 2 हिस्सों में बांटती हूँ। 6 महीने मैं रमेश के साथ शहर में रहूंगी और 6 महीने सुरेश के साथ गांव में। दोनों भाइयों ने हामी तुरंत भरी। ये तो सामान्य सी बात थी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। माँ की आवाज गंभीर हो गई। जिस 6 महीने में मैं जिसके पास रहूंगी, वो डिब्बा मेरे साथ रहेगा। पहले 6 महीने में रमेश के पास रहूंगी, तो डिब्बा नंबर 1 रमेश की अलमारी में रहेगा, लेकिन ताले की चाबी मेरे पास रहेगी। अगले 6 महीने में सुरेश के पास आऊंगी, तो डिब्बा नंबर 2 सुरेश के पास रहेगा, चाबी मेरे पास रहेगी। और डिब्बा नंबर 3? दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा। डिब्बा नंबर 3 उस बेटे को मिलेगा जिसके पास मेरी मृत्यु के समय मैं रह रही होंगी, यानी मेरी अंतिम सांस जिसके घर में छूटेगी। ये सबसे कीमती डिब्बा नंबर 3 और बैंक के लॉकर की चाबी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। और केवल यही नहीं, जो बेटा मेरी सबसे अच्छी देखभाल करेगा, उसे मैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में डिब्बा 1 और 2 की चाबियां भी सौंप सकती हूँ। सरपंच राम खिलावन अपनी लाठी टेकते हुए खड़े हो गए और जोर से हंसे। अरे वाह काकी, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने तो कमाल ही कर दिया। वहां उपस्थित गांव के बुजुर्ग भी दंग रह गए। माँ ने बड़ी ही चतुरता से अपनी सुरक्षा और सम्मान का ऐसा ताना बाना बुना था कि अब दोनों बेटे और बहुएं माँ को अपने पास रखने के लिए भगवान से दुआ मांगेंगे। बंटवारे के इस अनोखे नियम से दोनों भाई संतुष्ट भी थे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि उन्हें अमीर बनने का बराबर मौका मिल रहा है। शालिनी और कामिनी, जो पहले माँ को एक बोझ समझकर एक दूसरे पर टालने की कोशिश करती थीं, अब उनके दिमाग में गणित चलने लगा था। शालिनी ने अंदर ही अंदर सोचा, माँ को दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये पहले 6 महीने हमारे पास शहर में रहीं और वहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, तो डिब्बा नंबर 3 हमारा। और शहर के बड़े डॉक्टरों को दिखाकर मैं इन्हें इतना खुश रखूंगी कि ये डिब्बा नंबर 1 की चाबी भी मुझे ही दे दें। उधर कामिनी सोच रही थी, गांव का शुद्ध खाना, खुला आंगन और मेरी सेवा माँ को यहीं रोक कर रखेगी। माँ ज्यादातर समय यहीं बिताना चाहेंगी। डिब्बा नंबर 3 तो गांव के घर में ही खुलेगा। अगले ही दिन से माँ का पहला 6 महीना शुरू हुआ। रमेश और शालिनी माँ को बड़े आदर के साथ चमचमाती कार में बिठाकर शहर ले गए। कार की डिग्गी में कपड़ों से ज्यादा भारी वो डिब्बा नंबर 1 था, जो शालिनी ने खुद अपनी गोदी में संभाल कर रखा था। शहर पहुंचते ही माँ का जीवन बदल गया। जो शालिनी पहले माँ के कमरे में जाने से कतराती थी, अब सुबह 6 बजे ही बादाम वाला दूध लेकर माँ के सिरहाने खड़ी रहती। माँ जी, आज आपके लिए बिना तेल की कढ़ी बनाई है। आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखना है मुझे, शालिनी अत्यंत मधुर आवाज में कहती। रमेश भी हर संडे माँ को व्हील चेयर पर घुमाने मॉल ले जाता। माँ बस मुस्कुराती और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी उन 3 छोटी चाबियों को सहला देती। वो देखती थी कि कैसे शालिनी की नजरें हर वक्त उस पल्लू पर टिकी रहती थीं। 6 महीने पलक झपकते गुजर गए। माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। शालिनी को दुख इस बात का था कि माँ ने डिब्बा नंबर 1 की चाबी उसे नहीं दी, और इस बात की राहत थी कि माँ सुरक्षित थी। यानी डिब्बा नंबर 3 की रेस अभी बाकी थी। अब बारी सुरेश की थी। सुरेश शहर आया और माँ को बड़े अदब से गांव ले गया।
अब डिब्बा नंबर 2 की बारी थी। गांव आते ही कामिनी ने माँ के पैर दबाने शुरू कर दिए। माँ जी, शहर में तो आप कोठरी में बंद थी। देखिए, आपके लिए गाय का ताजा मक्खन निकाला है। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। सुरेश भी सुबह शाम माँ के पास बैठता, उनके पैर दबाता, रामायण पढ़कर सुनाता। माँ गांव के खुले आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठती और डिब्बा नंबर 2 उनकी खाट के नीचे रखा रहता। साल बीतते गए, 2 साल, 3 साल, माँ का यही क्रम चलता रहा। 6 महीने शहर, 6 महीने गांव। लेकिन इस लालच से शुरू हुई सेवा का एक बहुत ही खूबसूरत और अप्रत्याशित परिणाम निकला। जब कोई व्यक्ति लगातार किसी की सेवा करता है, उसके सुख दुख का ध्यान रखता है, तो धीरे धीरे वो दिखावा, वो लालच वास्तविक प्रेम में बदलने लगता है। शहर में जब एक बार माँ को तेज बुखार आया, तो शालिनी पूरी रात सोई नहीं। वो माँ के सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही और उसकी आंखों में सचमुच के आंसू थे। उस रात वो डिब्बा नंबर 3 के बारे में नहीं, बल्कि अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, जिसने उसे अपनी बेटी की तरह हर गलती पर माफ किया था। उधर गांव में जब सुरेश की बेटी बीमार हुई, तो माँ ने अपने पुराने घरेलू नुस्खों से और पूरी रात रात भर जागकर बच्चे को ठीक किया। कामिनी का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि माँ कोई जायदाद की चाबी नहीं, बल्कि उस घर की सुरक्षा कवच है। अब दोनों भाइयों और बहुओं के बीच होड़ तो थी, लेकिन वो लालच की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि माँ को किसके पास ज्यादा सुकून मिलता है। दोनों भाई अब आपस में फोन पर बात करने लगे थे। भाई, माँ का ब्लड प्रेशर कैसा है? भाभी, माँ को ठंड से बचाना। बंटवारे की जो दीवार खड़ी हुई थी, वो माँ की इस चालाकी के आगे धीरे धीरे ढहने लगी थी। 5 साल बीत चुके थे। सावित्री देवी अब 77 वर्ष की हो चुकी थीं। उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। ये संयोग था या ईश्वर की मर्जी? उस समय माँ गांव के घर में थीं और उनके 6 महीने पूरे होने वाले थे। रमेश और शालिनी उन्हें शहर ले जाने के लिए गांव आए हुए थे। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा था। माँ खाट पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया। रमेश, सुरेश, शालिनी, कामिनी। माँ की आवाज बहुत धीमी थी। आज मेरा समय आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटों के घर भरे पूरे हैं और तुम दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया। कामिनी रोने लगी। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। अभी तो आपको हमारे बच्चों की शादियां देखनी हैं। माँ ने मुस्कुराकर अपने पल्लू से वे 3 चाबियां निकाली। उन्होंने तीनों डिब्बों को सामने रखने को कहा। मेरी शर्त के मुताबिक, माँ ने हांफते हुए कहा। डिब्बा नंबर 3 और बैंक के लॉकर की चाबी सुरेश की हुई, क्योंकि मेरी अंतिम सांसें यहाँ गांव में हैं। लेकिन तुम दोनों भाइयों ने मेरी जो सेवा की है, उसके बाद मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। इसलिए मैं डिब्बा नंबर 1 की चाबी शालिनी को और डिब्बा नंबर 2 की चाबी कामिनी को सौंपती हूँ। कहकर माँ ने अपनी आंखें मूंद लीं। मिश्रा निवास में रोना पीटना मच गया। दोनों भाई माँ के पार्थिव शरीर से लिपटकर रो रहे थे। आज किसी को डिब्बे की परवाह नहीं थी। सब अपनी माँ के जाने के गम में डूबे थे। दाह संस्कार और 13वीं के सारे संस्कार पूरे होने के बाद गांव के सरपंच और बुजुर्गों की मौजूदगी में उन तीनों डिब्बों को खोलने का वक्त आया। शालिनी ने कांपते हाथों से डिब्बा नंबर 1 खोला। सबको उम्मीद थी कि उसमें सोने के बिस्किट होंगे, लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से सोने के बिस्किट नहीं, बल्कि पीतल के पत्थरों पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ नकली बिस्किट निकला। और उसके नीचे एक पत्र था। कामिनी ने उत्सुकता से डिब्बा नंबर 2 खोला। उसमें पुश्तैनी जेवर की जगह गिलट के और आर्टिफिशियल गहने थे, जो दिखने में चमकीले थे, पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। उसमें भी एक पत्र था। सब सन्न रह गए। सरपंच ने कहा, सुरेश, अब तुम डिब्बा नंबर 3 खोलो। सुरेश ने रोते हुए डिब्बा नंबर 3 खोला। उसमें बैंक के लॉकर की एक चाबी थी और एक मुख्य पत्र था। सरपंच ने उस मुख्य पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में सावित्री देवी की लिखावट थी। मेरे प्यारे बच्चों, रमेश, सुरेश, शालिनी और कामिनी, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। तुम लोग सोच रहे होगे कि माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया, डिब्बों में नकली सामान रखा। लेकिन सच ये है बच्चों, कि मेरे पास कोई सोना चांदी या हीरे नहीं थे। तुम्हारे पिता एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने जो कमाया वो तुम दोनों की पढ़ाई और शादियों में लगा दिया।
जब तुम दोनों ने बंटवारे की बात की तो मेरा दिल टूट गया था। मुझे डर था कि तुम दोनों अलग तो हो ही जाओगे, साथ ही लालच में आकर एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाओगे और मुझे एक बोझ समझकर किसी कोने में फेंक दोगे। इसलिए मुझे ये चालाकी भरी कहानी गढ़नी पड़ी। इन नकली डिब्बों के लालच में ही सही तुमने मुझे अपने पास तो रखा, लेकिन मुझे गर्व है कि पिछले 3 सालों में तुम्हारा ये लालच सच्ची ममता और आदर में बदल गया। तुमने मेरी जो सेवा की वो किसी भी असली सोने चांदी से करोड़ों गुना कीमती थी। तुमने मुझे बुढ़ापे में अकेला नहीं होने दिया। पत्र में आगे लिखा था, अब रही बात डिब्बा नंबर 3 की और उस बैंक लॉकर की। उस लॉकर में कोई खजाना नहीं है। उसमें तुम्हारे पिता की डायरी, मेरी शादी का असली मंगलसूत्र जो मैंने कभी नहीं बेचा, और इस घर के वो पुश्तैनी कागजात हैं जो ये साबित करते हैं कि ये घर और जमीन किसी एक की नहीं बल्कि तुम दोनों की संयुक्त संपत्ति है। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि शहर का फ्लैट और गांव का घर तुम दोनों आधा आधा बांटो नहीं, बल्कि जब भी रमेश गांव आए तो ये घर उसका हो और जब सुरेश शहर जाए तो वो फ्लैट उसका हो। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। शालिनी और कामिनी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी सोच पर शर्म आ रही थी और माँ की उस ममतामयी स्मार्टनेस पर गर्व, जिसने धन के लालच को पारिवारिक प्रेम में बदल दिया था। रमेश और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों के बीच की सालों की बर्फ पिघल चुकी थी। दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे को गले से लगा लिया। दुनिया सचमुच दंग थी। एक बूढ़ी माँ ने बिना किसी अदालती कागजात के, बिना किसी विवाद के, अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से न सिर्फ एक घर को टूटने से बचा लिया था, बल्कि अपने बेटों को उम्र भर के लिए एक दूसरे का संबल बना दिया था। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में जहाँ कई बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है या उन्हें बोझ समझा जाता है, वहाँ इस कहानी की माँ का तरीका आज के परिवारों को क्या संदेश देता है? यदि आप रमेश या सुरेश की जगह होते और अंत में आपको पता चलता कि डिब्बों में नकली सामान था, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? क्या आप माँ के इस फैसले से संतुष्ट होते? इस पूरी कहानी में आपको सबसे भावुक या दिल को छू लेने वाला अंश कौन सा लगा, जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।